देखो तो ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? यस सर। आज का टॉपिक है हम लोग का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो पहले तो लिख लो इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रीवियस क्लास में हम लोग वेपर डेंसिटी फाइंड किए थे, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आया था m/2। बस थोड़ा सा लिख देते हैं, ये m क्या था बोलो? मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोई भी कंपाउंड का या मोलर मास, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, ये रिलेशन आया था। एक रिलेशन और था जिसमें ये बोले थे स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी या पहले तो एक और लिखे थे अब्सोल्यूट डेंसिटी, याद करो। अब्सोल्यूट डेंसिटी इक्वल टू क्या था? मास बाय क्या? वॉल्यूम। मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, ये अब्सोल्यूट डेंसिटी। एक डेंसिटी और लाए थे जब ये बोल रहे थे स्पेसिफिक डेंसिटी, और ये स्पेसिफिक डेंसिटी क्या था? ये अब्सोल्यूट डेंसिटी, ये 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी डिफाइन किए थे, और डिवाइडेड बाय क्या था बोलो? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना? 4 डिग्री से। 4 डिग्री। पूछे थे आप लोगों से स्पेसिफिक डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। आज इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय 2 है ना, आज इसका यूज करेंगे हम लोग इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्पेसिफिक डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस। तो यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट नहीं होता है। आइए देखिए इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझिए, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज। इसमें कॉमन फैक्टर है, जैसे 6 अगर हम लोग कॉमन ले लें इसमें देखो क्या बना, क्या बच जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन क्या, इस तरह से। कार्बन का 6 है, कॉमन ले लिए, यहाँ 12 है, कॉमन लिए तो 2 बचेगा, और यहाँ क्या 1। ये जो लिखा गया हमेशा लिखते हैं क्या? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और यहाँ कॉमन फैक्टर जो यहाँ हॉल नंबर में है, तो ये जो बच गया इसी को कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हम लोग कॉमन फैक्टर आपको आता है। जैसे अगर मान लो C6H6 का बात करते हैं, अभी लिखना नहीं, इसमें भी हम लोग का कॉमन फैक्टर क्या आता है? 6 आता है। यहाँ पे C और H होता है, यहाँ 6 आ जाएगा कॉमन फैक्टर। इसी तरह से H2O2 का लिखते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट यहाँ पे बच जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो H2O है, अगर इसका कॉमन फैक्टर हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाहें, इसका 1 है, इसका 2 है, तो कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 1 लिखें। नहीं आने का मतलब क्या है? 1 लिखें, और ये H2 ऐसे ही रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसी तरह से यदि आप अमोनिया लिखें, इसमें भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ये भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे NH3 लिखना पड़ेगा, इस तरह से।
तो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है अमोनिया का। इसका इंपेरिकल फार्मूला ये हुआ, इसका इंपेरिकल फार्मूला, ये बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला ये हुआ, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला ये हुआ। और इसी तरह से H2O का हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें कॉमन फैक्टर आपको 1 आ सकता है। क्लियर? समझ सकते हैं आप, 2 है 1 है, तो क्या कॉमन लोगे? 1। तो 1 कॉमन लोगे, तो इसीलिए ये इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों बराबर है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर इंपेरिकल दोनों बराबर है। अब इसे आप डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ, हम लोग कह सकते हैं द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of various element, actual number of atoms of various element present in a molecule of a compound is called molecular formula। कह सकते हैं the actual number of, ये देखो actual number क्या बोले, the actual number of atoms, देखिए actual number of atoms of various element, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, various element present in one molecule of a compound is called molecular formula। इंपेरिकल फार्मूला को यदि हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? एक यहाँ पे क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेरियस ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। फिर से इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। तो वो डेफिनेशन तो लिखेंगे ही, लेकिन आप इजी रूप से इसे समझ सकते हैं। यदि कॉमन फैक्टर आता है इसे एन फैक्टर कहा जाता है, और जो बच जाता है इसे इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं, और जो पहले था इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई भी कंपाउंड है उसका आपको इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। ये मैटर अलग है, कुछ का क्या होता है आपको सेम होता है। जैसे H2O2 में देख रहे हैं सेम है, ठीक है, H2O में भी देखे, सॉरी कहते हैं H2O में देखे सेम है, अमोनिया में सेम है। H2O2 में क्या आ गया, यहाँ लिखे थे H2O2 का ये वाला था, यहाँ 2 आ जाता है कॉमन फैक्टर, बेंजीन में 6 आता है, और ये ग्लूकोज में आपको 6 आता है। 6 एन फैक्टर हो गया, ये इंपेरिकल फार्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही सिंपल वे है जिससे हम लोग इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लें। लेकिन क्या है, एलिमेंट में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, किसी कंपाउंड का इसका परसेंटेज दे देगा, इसका परसेंटेज दे देगा, इसका परसेंटेज दे देगा, और इस परसेंटेज से बोलेगा बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या या फिर इंपेरिकल फार्मूला क्या। तो हम लोग बहुत आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। आज वही हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम से हम लोग जिसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करें। क्लियर? तो पहले एक थोड़ा सा रफ टफ आइडिया दे दिया आपको क्या है नहीं है, एक बार फिर से आपको लिख रहे हैं, ये जितना लिखे ना इसको फिर से लिखें, अभी लिखना नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग इंपेरिकल को दोनों को डिफाइन कर लें, या एक सिंगल नोटेशन देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, जैसे C6H12 आपको O6 है, इसका कॉमन फैक्टर आपको क्या है 6 है, और बचा हम लोग क्या C, यहाँ पे H2O। देखिए इस तरह से इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये जो है आपको इसे बोलेंगे इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे आपको एक फैक्टर बच जाता है जो कॉमन फैक्टर, इसे 6 को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एन फैक्टर। लिखने का एक तरीका है, तो इसका मीनिंग ये हुआ ग्लूकोज में एन फैक्टर 6 आता है। इसी तरह से ही बता रहे थे H2O2 के लिए, तो H2O2 के लिए भी कॉमन फैक्टर इसमें 2 आ सकता है, तो 2 हो गया, और क्या HO हो गया। तो ये हुआ आपको क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये क्या हुआ आपको इंपेरिकल फार्मूला।
ये क्या हुआ आपको एन फैक्टर, देखिए इस तरह से। इसी तरह से एक और अभी लिखे थे बेंजीन के लिए, तो बेंजीन के लिए C6H6 है, इसका भी 6 आ सकता है कॉमन फैक्टर, और CH ये क्या होगा, इसका एन फैक्टर 2 था। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एन फैक्टर क्या है, 6 है, ये आपको एन फैक्टर हुआ। इसी तरह से सबके लिए लिख देते हैं, और इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अभी लिखे अमोनिया के लिए H2O के लिए इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम ही होता है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, वो अलग मैटर है। लेकिन कुछ आपको इस तरह से एन फैक्टर आएगा, 1 भी आया तो एन फैक्टर तो आया ही ना, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन फैक्टर और क्या मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। दूसरा लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मास भी आपको क्या होगा, मेंटेन होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू एन फैक्टर और इंपेरिकल फार्मूला मास, इसके मास में 6 से गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, इंपेरिकल फार्मूला मास में ये 6 से मल्टीप्लाई कर दे, इसके मास के बराबर हो जाए, ये भी एक फार्मूला बन सकता है। और एक तो बोले ही मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि रहेगा तो एन फैक्टर इंपेरिकल फार्मूला में से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो ये तरीका हुआ, इसे हम लोग इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक सिंपलेस्ट जो सिंपल वे होता है उससे हम लोग समझने का तरीका समझने का कोशिश की। अब इसे डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा। यहां पहले लिखते हैं इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। अब ये इंपेरिकल फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे, जो भी बोल रहे थे आपको, क्या लिखेंगे, द सिंपलेस्ट, ये नहीं लिखेंगे, द सिंपलेस्ट होल नंबर, ध्यान रखना है होल नंबर, द सिंपलेस्ट होल नंबर, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of various elements present in one molecule of a compound is called empirical formula, of that compound। देखो तो ये लिख सकते हैं क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर, यहां जो लिखे हैं द सिंपलेस्ट होल नंबर, रेशियो ऑफ द एटम्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला कहता है। सिंपलेस्ट वहां पे लिखे हैं होल नंबर, ध्यान रखना ये सिंपलेस्ट आपको होल नंबर में रहना चाहिए, जो बचा हुआ है ये रहना चाहिए। जैसे इसका 1 है, 2 है, इसका क्या है 1, ये कॉमन फैक्टर आने के बाद तो जो ये बच गया इसी को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसी में यदि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो उसको कैसे डिफाइन करें, तो चलो पहले इतना लिख लो। इसी में आज प्रॉब्लम आएगा ढंग का, स्टैंडर्ड का कुछ प्रॉब्लम आएगा, आप देखोगे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। कुछ नहीं है, कॉमन फैक्टर आपको जो आप यूज करते हैं किसी का जो कॉमन फैक्टर होता है ये एन फैक्टर है, बाकी जो बच गया वही आपको क्या इंपेरिकल फार्मूला। ये तो अपना साइंटिफिक वर्ड है तो उसको लिखिए और समझ भी सकते हैं। द सिंपलेस्ट होल नंबर लिखे हैं, रेशियो ऑफ द एटम्स, क्लियर, ऑफ वेरियस एलिमेंट, डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड empirical formula of that compound।
क्लियर? देखो तो लिख पाए? Yes, sir. यस सर। इरेज करें ना? Yes, sir. अब यहाँ थोड़ा सा डिफाइन आपको करना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसे भी कर देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या हुआ, इसमें क्या लिखेंगे, ये तो एक्चुअल नंबर है, सिंपलेस्ट जो लिखे वहां पे द सिंपलेस्ट होल नंबर, तो यहाँ पे तो एक्चुअल नंबर है, वो हम लोग लिख सकते हैं द एक्चुअल नंबर, द एक्चुअल number of atoms, ध्यान देना, the actual number of atoms of various element present in various elements present in one molecule of a compound, ठीक है, इस कॉल्ड क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का, देखिए इस तरह से कहने का मीनिंग ये हुआ, इसमें कोई आपको कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, जो रियल में होता है, एक्चुअल नंबर जो एटम होता है उस मॉलिक्यूल्स में, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अभी लिखे क्या, सच एज करके, ऐसे पहले बता ही दिए हैं, देखो ना C6 H12O6 लिखे, तो कार्बन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो एक्चुअल हो, क्लियर? इसी में 6 अगर हम लोग कॉमन ले लिए अभी जैसे बता रहे थे, तो बचा क्या, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, ऑक्सीजन बचा, ध्यान से। तो जो ये कॉमन फैक्टर है इसे हम लोग एन फैक्टर बोले, क्लियर? और यहाँ पे CH2 हुआ था, 2 आया था, 12 है, तो यहाँ क्या बचेगा आपको 2, तो ये क्या था हम लोग का इंपेरिकल फार्मूला, और इसे क्या लिखे आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहां से हम लोग एक पॉइंट और ला सकते हैं, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समझ गए, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होगा वेरियस एलिमेंट का, और इसमें क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर, तो दोनों समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे दो फार्मूला काम करेगा जिससे प्रॉब्लम आपको बने। अब बताइए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक फार्मूला इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं, पहला देखना, इसे याद भी करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होगा एन फैक्टर, और ये क्या, मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। देखो देख बन गया हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला, यदि निकालना है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे इंपेरिकल फार्मूला में, तो फाइंड हो जाएगा। दूसरा ये है, इसी को देखो दूसरा फार्मूला हम बना रहे हैं, इंपेरिकल, ये जो फार्मूला है अगर इसका मास फाइंड करें तो हम लोग एक वर्ड यहां पे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ध्यान देना ये दूसरा वाला है, इक्वल टू क्या हुआ, एन फैक्टर और मल्टीप्लाई, यहां लिख सकते हैं हम लोग इंपेरिकल फार्मूला मास, कुछ नहीं किए, इसमें मास वर्ड जोड़ दिए तो इसमें भी आपको मास आएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये दो को आपको याद करना पड़ेगा, अभी याद करो।
मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एन फैक्टर इंपेरिकल फार्मूला, मल्टीप्लाई हो गया। अब मॉलिकुलर फार्मूला मास इक्वल टू एन फैक्टर, यहां देखिए मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। इसका मीनिंग ये हो गया, जो इसका जो मास है, इसका जो मास है, इसके मास में 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर। जैसे यहाँ पे कार्बन का मास देखो, कार्बन का मास कितना होता है 12, यहाँ 2 जोड़ो तो कितना हो गया 14, और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो 14 और प्लस 16 करेंगे तो कितना आया, बोलिए 30 आया। ये इसका जो मास यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे इसका मास देखोगे तो ये आपको 30 आएगा, और 30 में 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके मास के बराबर हो। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो 30 में तो 180 आ गया। इसका भी मास क्या होगा 180 होगा, जोड़ करके देखो। तो एक हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू एन फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, इससे ऊपर ये भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन फैक्टर इनटू क्या एम्पिरिकल फार्मूला। फार्मूला भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपको काम आए। यही एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका परसेंटेज जो कंपोजिशन दिया हुआ रहता है वो हम लोगों को फाइंड करना। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे क्लियर, पहले ये सीखेंगे और फिर उसका प्रॉब्लम आपको दिया हुआ रहेगा। परसेंटेज कंपोजिशन सारे एलिमेंट का दिया हुआ रहेगा, जितना भी एलिमेंट से बना हुआ है। आप पूछिएगा बताइए इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो प्रॉब्लम से वो हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो बताओ ये समझ में आया, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? यस सर। या फिर से बोले? नो सर, समझ में आ गया। उधर आप लोग भी बोलिएगा। यस प्रशांत सर, बोलो, मिठी है? प्रशांत, कृति है? तो इंपेरिकल फार्मूला मास में हम लोग एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाए। देखो तो लिख लिए, इरेज करें? यस सर। यस सर। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम लिखते हैं, उस प्रॉब्लम से ही 2-3 प्रॉब्लम हम कर देते हैं, अच्छा प्रॉब्लम कर देते हैं, तुरंत समझ में आ जाए। अब थोड़ा बहुत जैसे इसका एप्लीकेशन देखेंगे, पहले तो ये देखिए, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या, याद हो ही गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फार्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब मास का बात आएगा तो इसका जो इंपेरिकल फार्मूला का मास है उसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास आ जाएगा। बस वही लिखें। यहां प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम करते हैं, लिखते हैं डिटरमाइन द इंपेरिकल। ये पहला आपको प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी का, पहले उसी का करते हैं। डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड of iron which has 69.9% of iron and 30.1% of oxygen, 30.1% of oxygen by mass। देखो इसका क्या मीनिंग, ये प्रॉब्लम है। लिखा गया क्या, एम्पिरिकल फार्मूला बताइए क्या होगा आयरन ऑक्साइड का। ये आयरन है Fe, ये ऑक्साइड ऐसे बनाया, तो कह रहा है यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताइए।
इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताइए, जबकि 69.9% है आयरन, इसमें वो जो कंपोजिशन है, ये जो फार्मूला है इसमें 69.9% है आपको आयरन और 30.1% है आपको ऑक्सीजन। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताइए क्या हो। इस तरह से आपको प्रॉब्लम पूछेगा। तो पहला प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही, देखो कैसे बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखने के लिए आना चाहिए। यहां लिखते हैं एलिमेंट्स, यहां लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, और यहां लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और देखो यहां लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो एक बनाएंगे, पता चल जाएगा, लिखने का भी याद हो जाए, 2 बार लिखोगे याद। अब इस कंपाउंड में एलिमेंट क्या सब, आयरन ऑक्साइड में Fe है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। दूसरा यहाँ ऑक्सीजन है, कोई दूसरा कंपाउंड रहता और भी एलिमेंट रहते थे, इससे ही एलिमेंट्स के नीचे ये सब। परसेंटेज कंपोजिशन इसका दिया हुआ 69.9%, और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 30.1%। लिख ली। नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड करना है, ये बाय मास है, तो यहाँ पे ये वर्ड देखना बाय मास। कहीं भी बाय मास अगर लिखा हुआ हो उसमें आप समझेंगे 100 ग्राम में आपको जो दिया है 69.9 ग्राम, वो ग्राम में रिप्रेजेंट हो जाता है, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट हो जाता है। यानी दैट मीन्स परसेंटेज को हम लोग कह सकते हैं 69.9 ग्राम Fe आपको प्रेजेंट है 100 ग्राम। 100 ग्राम में इतना ग्राम है, तो क्या नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए गिवन वेट नहीं आ गया। और Fe का क्या रखना पड़ेगा मोल के लिए, गिवन वेट और डिवाइडेड बाय बोलो एटॉमिक मास इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एटम के लिए था गिवन वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय क्या, बोलिए एटॉमिक मास इन ग्राम। तो गिवन वेट तो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 69.9 ये दिया हुआ है इतना, और डिवाइड कर देंगे, इसका कितना है 56, ये 56 ये ग्राम में, और ये भी क्या ग्राम में, परसेंटेज घटा के ऐसे ग्राम में। तो इसका मीनिंग ही है इतना ग्राम प्रेजेंस है 100 ग्राम, बाय मास का मीनिंग। अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा। यहाँ भी आपको ऐसा ही है, तो 30.1 और डिवाइड कर देंगे आप ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम। तो दोनों को डिवाइड करो, आइए डिवाइड करके बोलो कितना होगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये डिवाइड करके बोलो कितना होगा। सुन पा रहे हो? यस सर। ये हो जाएगा 1.24 और ये हो जाएगा 1.88 डिवाइड करने से। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गया इसका Fe का, जिसका परसेंटेज इतना दिया हुआ था। तो परसेंटेज का मीनिंग क्लियर कर दिए, यहाँ बाय मास लिखा हुआ है, इतना ग्राम है 100 ग्राम में, तो गिवन वेट इतना ग्राम हुआ, इतना ग्राम, और इसका एटॉमिक मास आप इसे डिवाइड कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये जो हम लोग लिखे हैं ऑक्सीजन, इसका भी इतना दिया हुआ है, ये भी परसेंटेज में है, तो गिवन वेट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, डिवाइड कर दी, इतना आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो को समझना, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, इसमें देखेंगे किसका लेस वैल्यू है, इस दोनों में या और भी रहेगा,
उसमें लेस वैल्यू किसका है। तो ये देखो 1.24 है, ये क्या 1.88 है, ये लेस वैल्यू। इस लेस वैल्यू से सबको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हो गया, इसे डिवाइजर की तरह ट्रीट करें। इससे जो लेस वैल्यू है उसे देख लेंगे, उससे सबको डिवाइड करें। इसका मीनिंग ये हो गया, जो 1.24 है डिवाइड करेंगे 1.24, और यहां भी आपको 1.88 है डिवाइड करेंगे 1.24। इससे जो आप डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, और इससे जो डिवाइड करेंगे, देखो ना, इसी से आपको ये लेस था 1.24 है 1.8, इससे क्या किए, इसको भी डिवाइड किए और इससे इसको भी डिवाइड, इसी को सिंपलेस्ट रेशियो कहते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.501 कुछ आएगा, देखो इतना आ जाएगा। देखो तो क्या सर्च किए, समझ में आया। इसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना था आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का ये जो ऑब्जर्वेशन है 69.9% जो भी एलिमेंट से बना हुआ है उसका परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका एटॉमिक मास आपको याद रहना चाहिए। परसेंटेज है उसे गिवन वेट की तरह ट्रीट करेंगे, और इसमें इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, इसमें भी इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आया उसे नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जैसे आ जाएगा उसमें देखिएगा लेस वैल्यू किसका है, और उससे सबको डिवाइड कीजिएगा। दैट मीन्स जो लेस वैल्यू है उसे डिवाइजर की तरह ट्रीट। 1.24 और 1.88 आ गया, क्लियर। तो 1.24 यहाँ पे लेस है, तो इसमें इतना से डिवाइड किए तो 1 आया, और इसमें इतना से डिवाइड किए तो आपको 1.50 करके देख लेना, अपना इतना आया। तो क्लियर हो गया हम लोग का जो Fe है उसका सिंपलेस्ट रेशियो। वर्ड वही लिखे थे, देखो इंपेरिकल फार्मूला में पढ़ के देखो कॉपी में जो लिखे इंपेरिकल फार्मूला में लिखे थे, देखो उसमें द सिंपलेस्ट नहीं लिखे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो है इसका कितना 1 आया, और इसका ऑक्सीजन का कितना आया 1.5 आया। 1 को छोड़ देते तो 1.5, हम लोग 0 है तो रख सकते। तो मीनिंग इसका ये हो गया, देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1.5 जो आया, ये 1 जो आया, तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ, इसका था आयरन ऑक्साइड इक्वल टू, क्लियर। तो Fe हो गया और यहाँ पे O हो, Fe का वैल्यू तुमको कितना आया 1, तो 1 यहाँ रख सकते हो, क्लियर। और ये ऑक्सीजन का देखो कितना आया, ये ऑक्सीजन का 1.5, यहाँ पे 1.5 रख सकते हो। यही सिंपलेस्ट रेशियो आया है। इक्वल करके लिख सकते हो Fe, और यहाँ पे 1, और ऑक्सीजन क्या 1.5 को क्या लिख सकते हो 15/10, 5 आया ना, तो 1.5 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं आप। अब 15/10 है तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा ना, 3/2 आया। इसे देखो यस 5 से कट किए 3 हुआ ना, ये 2 आया ना, यस 3/2। जो डेफिनेशन में लिखे हैं आप इंपेरिकल फार्मूला, तो उसमें क्या लिखे सिंपलेस्ट होल नंबर, तो ये तो फ्रैक्शन हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसे होल नंबर में लाने के लिए। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ देखो हो जाएगा। और ये क्या 3, तो 3 यहाँ रह गया। तो जो भी फ्रैक्शन में रहेगा ना, अगर मान लो यहाँ भी कुछ रहता, कोई दूसरा एलिमेंट रहता, मान लीजिए यहाँ पे आपको कार्बन डालता, तो 2 से मल्टीप्लाई आप इसमें भी करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी करते, सबको होल नंबर में कर लेना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, जब भी लिखेंगे तो होल नंबर, क्लियर। तो ये बात का ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे,
ये 1 है 1, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, इसमें कार्बन है नहीं, तो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिए 2 हो गया, ऑप्शन क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा। ये 2 नंबर का प्रॉब्लम है, लिखते हैं। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of each as कार्बन का दिया हुआ, यहां लिख देते हैं नीचे, कार्बन का दिया हुआ है आपको 40.687%, हाइड्रोजन है 5.085% और ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, इसका भी परसेंटेज दिया हुआ है, ये है आपको 54.228%। ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है। सबको जोड़ोगे तो ये आपको 100% आएगा, ऐसा आना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा नहीं आता है, कभी कभी क्या करता है, जो 2 एलिमेंट का 3 एलिमेंट से अगर वो कंपाउंड बना हुआ है तो 2 एलिमेंट का देगा ये परसेंटेज, इसका जानबूझ करके नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, आप खोजते रहेंगे जो तीसरा का नहीं है, बिल्कुल नहीं खोजना है। आपको करना क्या है, जो 2 का है ही तो दोनों को जोड़ दोगे, 100 में से माइनस कर, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो परसेंटेज रहता है, तो परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड करते, तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ तीनों का दिया हुआ है, सबको जोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको 100% होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई चीज छूटा हुआ है, ध्यान रखें। कभी कभी 2 का देता है, 1 का नहीं देता है, तो इस दोनों को जोड़ करके 100 में से माइनस करके अपने से फाइंड कर, तो क्लियर हो गया, इस तरह से रहेगा। इसे इरेज कर दे, समझ में आ गया होगा परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। ऐसा दिया हुआ है प्रॉब्लम। इफ, नीचे लिखा हुआ इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड of compound is 59, then determine the empirical formula and molecular formula। यहां देखिए दोनों, empirical formula and molecular formula of that organic compound। पहले प्रॉब्लम लिखो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो कार्बन से बना हुआ है और क्या हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना। इन द रेशियो ऑफ ईच का मतलब ये हुआ, इसका ये रेशियो है परसेंटेज। तो कार्बन का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, जोड़ करके देख लो 100 निश्चित होगा। 13 7 20 हुआ 0, 2 हुआ, 8 8 16 2 18 2 20 0, 2 हुआ, 6 2 8 2 10 0, 1 हुआ। यहाँ देखो 5 8 9 5 4 क्या 9 1 10 0 हुआ 1 और फिर 10 100। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 का अगर मान लीजिए परसेंटेज दिया हुआ है तो थर्ड कभी कभी जानबूझ के मैंने बताया छोड़ दो, 100 में से माइनस कर लोगे वही परसेंटेज आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, जो वेपर डेंसिटी कंपाउंड का दिया हुआ है 15,
59 आपको उस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या, जिसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस प्रॉब्लम को भी मैं ही बना देता हूं, प्रॉब्लम लिखो। ऐसा इसलिए, इससे आपको कंसेप्ट होगा, पहले वाले से उसमें एम्पेरिकल था, इससे भी आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो वेपर डेंसिटी के साथ हम लोग कैसे कोरिलेट करते हैं। क्लियर? उसके बाद जो प्रॉब्लम देंगे उसको बनाइएगा। तो चलो पहले प्रॉब्लम लिखो। हो जाएगा तो बोलना, लिख लीजिए। सर हो गया। आप लोग भी बोलिएगा। प्रशांत लिख पाए? यस सर। लिख लिया सर। लिखने का तरीका भी बताए, कॉपी में लिखो, सॉल्यूशन करो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। पहले क्या लिखे थे? एलिमेंट्स, बोलो। उसके बाद क्या लिखेंगे? बोलना है फिर लोगों को, याद हो जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ लिख लिए। कभी कभी एटॉमिक मास भी लिखा रहता था, हम नहीं लिखे थे इसमें, इससे प्रीवियस वो लिखने उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये लिख लिए। और इसमें क्या लिखना था? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। चलो ऐसे लिखना था। एलिमेंट हो गया। एलिमेंट इसमें क्या है? कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां क्या आपको ऑक्सीजन है। इस तरह से कार्बन का परसेंटेज अभी लिखे थे 40.687, और इसका कितना था? 5 पॉइंट क्या लिखे थे? 085 कितना परसेंट। और ऑक्सीजन कितना लिखे थे? 54.228%। यही था हम लोग का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए बोले क्या, ये परसेंटेज का मीनिंग बाय मास होता है, तो इतना डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल में लिखिए। तो हो गया क्या? 40.687 इतना ग्राम। ग्राम आप समझ ही रहे हैं, ऐसे हम लिख देते हैं ग्राम ताकि मोल समझ में आएगा आपको। इसका एटॉमिक मास आपको 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका आपको 16 होता है, यही लिखिए। तो 12 से यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, इतना ग्राम हो गया। इसमें भी आप करेंगे 5.085 इतना ग्राम, और डिवाइडेड बाय क्या? 1। ये 1 ग्राम से आप इसे इस तरह से। फिर इसमें भी क्या हो गया? 54.228, और डिवाइड करेंगे आपको 60 इतना, ये भी ग्राम है, ये 16 ग्राम से। अब इसका वैल्यू बोलो क्या होगा? ग्राम ग्राम तो कट ही जाएगा, इसका भी कट जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये भी कट जाएगा। डिवाइड करके बोलो। 3.3। 3 पॉइंट, बिल्कुल सही, 3.38 कर लेते हैं या 9 कर लेते हैं, इसके आसपास आएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 5.085 सेम ही आएगा, और इसे डिवाइड करोगे तो 3.38 आएगा। थोड़ा सा ये ज्यादा है इससे। अब आप सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सिंपलेस्ट के लिए बताए क्या, इसमें लेस वैल्यू क्या है उसे ढूंढो। तो लेस वैल्यू क्या है हम लोग का? ये है, ये 5 पॉइंट है, 3.39 है, तो ये लेस हुआ। इसे डिवाइजर की तरह ट्रीट करो, दैट मीन्स इससे सबको डिवाइड। तो 3.39 डिवाइडेड बाय 3.3, ध्यान देना। 5.085 डिवाइडेड बाय 3.3,
इसमें भी 3.38 डिवाइडेड बाय 3.3, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू वही 1.50 कुछ होगा, और शायद होगा कुछ ऐसे ही, और इसका वैल्यू आपको, ये भी आपको लगभग 1 के बराबर होगा। 1 तो नहीं होगा, लगभग 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0.99 कुछ आया तो 1 लिखो, उसे होल नंबर में कर लो, ऐसा कर लिए। अब यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला तो फाइंड हो गया हम लोग का, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला ऐसे हो जाता है। काफी लोग बताइए इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या हुआ। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा बोलिए, आप ही लोग बोलिए क्या होगा, क्या लिख सकते हैं? C2H3O2। इसको लिख सकते हैं हम लोग C1 पहले ऐसे लिखते हैं, कार्बन 1 हुआ, हाइड्रोजन देख रहे हैं हम लोग का क्या, वही 1.5 आ गया, और ऑक्सीजन कितना आया, 1 आया। इससे पहले बता भी रहे थे 17 से आ सकता है, यहां इक्वल करके आप कर सकते हो, ये C1 और हाइड्रोजन को लिख सकते हो 3/2, और ऑक्सीजन को क्या लिखोगे, यही 1, और इसे बोले थे हॉल नंबर में करना, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया C2 H3, सही बोल रहे थे आप क्या, ये इंपेरिकल फार्मूला हो। क्या बोलिए, यहां देखिए तो कट नहीं रहा ना, ये पता चल रहा नहीं आता, आयुष बोलना तो कट तो नहीं रहा, सिंपलेस्ट रेशियो पता चल रहा है ना। यस। तो एक हम लोग का कैलकुलेट हो गया क्या, इंपेरिकल फार्मूला क्या आया, C2H3 क्या O2, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसी तरह से सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड कर लिए, और क्या किए, जो यहाँ पे आया था इसको इस तरह से जैसे आप लोग करते थे, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2, और ये इसे फिर से हॉल नंबर में लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या, चलिए पहले लिख लीजिए, या लिखा हुआ हो गया तो बोलिए। लिख लिए सर। लिख लिए सर। अब हम ये कह रहे थे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, आप ही लोग बोलिए, क्योंकि वेपर डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ था तो कोई तो बात था, उसी का यूज करेंगे। वेपर डेंसिटी क्यों होता है, लिखे थे आप लोगों को, वोलेटाइल जो कंपाउंड होता है उसका वेपर डेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास से रिलेट है, यानी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसका अगर हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो कहीं न कहीं ये बात हुआ जब हम लोग वेपर डेंसिटी पे जाए, क्यों, तो वेपर डेंसिटी से हम लोग को ये फाइंड हो सकता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, और वेपर डेंसिटी का वैल्यू आपको 59 दे रखा है, ये दिया हुआ था, इतना इक्वल टू क्या हुआ m/2, और करके लिख सकते हो 59, इससे मल्टीप्लाई कर दी इसे 2 से, तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फाइंड हो। अब आप ही लोग बोलिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करें जो n फैक्टर आ जाए, यदि n फैक्टर आ जाएगा तो फिर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, सर क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर, हाँ ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हुआ, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, सही है, 59 मल्टीप्लाई 2 है ना, ये क्या हुआ मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, देखो तो
मोलर मास बोलिए, मॉलिक्यूलर मास बोलिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बोलिए, सब एक ही बात है। और करके 59 मल्टीप्लाई 2, इसको क्या लिखे थे अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में? देखो तो नीचे, अभी याद करवाए थे, ये लिखे थे एन मल्टीपुल, क्या लिखे थे वो? इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला मास। देखो ऐसे लिखे थे, नहीं लिखे थे? बोलो, देख लो नीचे, इससे पहले जो लिखे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास। और करके हम लोग लिख सकते हैं 59, इससे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन। और ये इंपेरिकल फार्मूला तो तुम्हारा अभी आ गया है। इंपेरिकल फार्मूला अभी क्या निकाले थे आप? C2H3O2, यही ना था इंपेरिकल फार्मूला? ये क्या था तुम्हारा? यही ना था इंपेरिकल फार्मूला? तो इंपेरिकल फार्मूला का मास निकालो यहां, तो क्या सब होगा बोलो? कार्बन का कितना हुआ? 12, तो 24 प्लस, वही नहीं लिखा हुआ है यहाँ, क्या 3, अब प्लस क्या 16 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हुआ? 32। और करके लिख सकते हो 59 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन, बोलो कितना? एन इंटू, रुकिए सर बता देते, 27। 59 ही नहीं हुआ, 27 हुआ ना, 32 नहीं हो गया? क्लियर? ये भी आपको क्या हुआ? 59। अब इसमें एन फैक्टर फाइंड कर सकते हो। कुछ नहीं किए, इस वेपर डेंसिटी से ही आगे बढ़, वेपर डेंसिटी से ही आगे बढ़ के जो दिया हुआ था प्रॉब्लम में, जो दिया रहता उसी से अप्रोच करना। आप ऐसा कर लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वाला रखे, इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर चुके, उसका मास रख दिए, एन फैक्टर। यहाँ देयरफॉर करके लिख सकते हो, इसका नीचे वाला का ऊपर में लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या हो गया 59, देयरफॉर n इक्वल टू 59, यहाँ पर भी आपको 59, तो कट करके कितना हुआ 2, यही हुआ आपको क्या? एन फैक्टर। क्लियर? यस सर। अब बोले इसे इरेज करें, इसे लिख लीजिए पहले, तो Yes. फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? यदि एन फैक्टर आ गया तो हम लोग का पहले वाला जो फार्मूला था मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, वो लिखेंगे। हो जाएगा तो बोलना। सर हो गया। ठीक है, हम लोग एन फैक्टर फाइंड कर लिए। इसके बाद हम लोग का क्या था? फाइंड करना था मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन फैक्टर, और क्या था बोलो? इंपेरिकल फार्मूला, एन फैक्टर मल्टीप्लाई, बोलिए, इंपेरिकल फार्मूला था। मास वाला से तो एन निकाल लिया, बोले यही दोनों का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या? इंपेरिकल, इंपेरिकल फार्मूला, थोड़ा ध्यान देना। और करके ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन फैक्टर अभी आप फाइंड किए हो कितना? 2, और इंपेरिकल फार्मूला पहले से पता था, तो C2H3O2, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 4, H क्या 6, और वो क्या 4, यही आंसर हो गया।
तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, ये इंपेरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल ये फॉर्मूला n क्या हुआ, ये क्या हुआ, n फैक्टर। एन सर। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जो कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का यूज करते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर Yes, sir. फार्मूला का यूज करते हैं n फैक्टर। हाँ सर। वेपर डेंसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, वेपर डेंसिटी क्यों यूज है, कैसे यूज है, वो देख लिया हम लोग। और उसका रिलेशन किससे था, एवोगाड्रो लॉ से, जिसमें प्रीवियस आपको बताए थे, जो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस contains same number of molecules or more, same number of molecules or more, different molecules होगा, different gases होगा, नेचर का होगा different नेचर का, लेकिन वॉल्यूम सेम हो, प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब में बराबर। यही कंडीशन था हम लोग का, एवोगाड्रो नंबर सर इसे सब में कैलकुलेट यूज करके। होता है। हाँ, अब फिर उसी से देखो ना, ये कैलकुलेट कर लिए थे हम लोग, मोल भी कैलकुलेट कर लिए थे, जो सब में x माने थे और डिवाइडेड बाय क्या कर दिए थे, यानी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए थे, नंबर ऑफ मोल सब में सेम हो गया था। दैट मींस इसका मीनिंग ये था, जो एवोगाड्रो लॉ ये बताता था जो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n है, जो लास्ट में लिखे थे, और उसी का यूज हुआ, उसी का एप्लीकेशन हुआ वेपर डेंसिटी फाइंड करने में। जब आप v मास ऑफ v ml माने होंगे, याद करो, अब फिर डिवाइड किए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x करके x को बाहर किए कट, अगर नहीं रहता वहां पे तो जो वॉल्यूम था उससे मॉलिक्यूल्स कोई यूनिट नहीं है, उसे आप कन्वर्ट करता। सर वी तो मैं आपको डायरेक्टल बताता हूँ, प्रोपोर्शनल टू ए ना होगा सर। हाँ, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n ये नंबर ऑफ मोल था। यस सर। तो वो हम लोग का कैलकुलेशन का पॉइंट था, उससे हम लोग को क्लियर हुआ जो वेपर डेंसिटी कितना इंपॉर्टेंस है, कितना उसका इंपॉर्टेंस। और आज उसी का एप्लीकेशन हम लोग देख लिए इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे यूज करते हैं। इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी, ये सब आपको आ गया क्लियर। आप अच्छा से बड़ा प्रॉब्लम, पहले छोटा प्रॉब्लम ही बनाना चाहिए, हमेशा मैं बोलता हूँ, तब आपको बड़ा प्रॉब्लम पे ले जाएंगे। ठीक है, उसमें देखिएगा कितना प्रॉब्लम आप बनाते हैं, पहले सीखना चाहिए क्या है नहीं। एनीवे, तो हो गया हम लोग का। अब एक आप लोगों को देते हैं प्रॉब्लम बनाने, अगर उस प्रॉब्लम को आपने बना लिया तो क्लियर हुआ, तो ये आप बात आपको आ गया। सिंपल ही है, उसे बनाने का कोशिश करना। नंबर 3 लिखो, इसे इरेज करें। यस सर। और फिर से लिखो कॉपी में, 2 मिनट का समय दें उसको बनाना। उसमें इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, आराम से बन जाएगा, बट कंसेप्ट नंबर 3 प्रॉब्लम है ये। लिखते हैं एक कंपाउंड contains element A, contains element A and एलिमेंट बी। जो कंपाउंड है ना, एलिमेंट ए और बी से बना हुआ है। यस सर। उसी में लिखिएगा which has same percentage in compound, that means 50% of each, 50% in the ratio of each. If atomic mass of
element A is 20 and element B is 40, then calculate या then determine, ये ठीक रहेगा, then determine the simplest formula, simplest means हो गया वही molecular formula, simplest formula of compound, simplest formula of that compound. देखो तो प्रॉब्लम लिखो, दोनों का परसेंटेज आपको 50% है, इसलिए ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा, जैसे पढ़े हो वैसे ही लिखोगे, एलिमेंट ए एलिमेंट बी। क्लियर? प्रॉब्लम पढ़ करके समझो कि कंपाउंड कंटेन्स एलिमेंट ए एंड बी विच हैज सेम परसेंटेज इन कंपाउंड, कंपाउंड में उसका सेम परसेंटेज है, लिख पाए? दैट 50% in the ratio of each. If atomic mass of element A is 20, एक atomic mass दिया हुआ है, अब B का दिया हुआ है 40। सर ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का। हाँ हाँ, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन तो सर समझ में आ गया। हाँ तो आराम से उसको लिखो ना, देखो तुरंत बन जाएगा, कोई नहीं, बस जैसे सीखे पहले एलिमेंट, फिर यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन, फिर यहाँ नंबर ऑफ मोल, तो 50% इसका भी है, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, अब फिर सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी तो दिया नहीं है तो जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वही सिंपलेस्ट फार्मूला होगा। सर ए बी के फॉर्म में निकालना है। हाँ, ए बी के ही फॉर्म में दिए हैं। हो गया इतना कैलकुलेशन आज के डेट में। हाँ बोलो। ए टू बी, ए टू बी। चले, सही है आपका। आयुष बना। कैलकुलेशन करें। जब भी प्रॉब्लम आपको पूछेगा ना आज के डेट में, तो इस तरह का प्रॉब्लम पूछेगा, तुरंत कट जाए। पहले प्रॉब्लम उस तरह का रहता था, या देगा भी तो कटने वाला देगा, जो कैलकुलेशन इजी रूप से होगा। अब उतना प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं दे देगा जो डिवाइड करने में काफी समय चला जाए। इसीलिए आज के डेट में इस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाए। एक्चुअली वही है, लेकिन पूछने का तरीका ये है जिससे कट जाए प्रॉब्लम, यानी काटने में, डिवाइड करने में ज्यादा परेशानी नहीं। तो सारा फॉर्म वही है, आप सही भी बनाए। A2 आ गया ना, एक बार मैं भी देख लेता। A2B आए, 50% था, ठीक है, 20, 40/50 आ गया कट करके। हाँ सही है। प्रॉब्लम आप लोग लिख लिए हैं? यस करें? यस सर। यस सर। कहाँ दिक्कत हुआ, क्यों नहीं बना? सर बन गया। ठीक है, मैं भी एक बार दिखाता हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिए। यहाँ क्या लिखना था पहले आपको? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या सब था? ए और बी, यही था ना। दूसरा यहाँ पे लिखना था परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन लिखना था आपको, और इसमें लिखना था नंबर ऑफ मोल्स, और इसमें लिखना था सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो। ए का परसेंटेज कंपोजिशन 50%, अब बी का भी दिया हुआ था आपको 50%, दोनों 50-50% था। इसका मोल फाइंड कर सकते थे। 50 ग्राम हो गया, तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मास दिए हुए थे, कितना था?
20 ग्राम, और इसका भी कितना है 50 और डिवाइडेड बाय कितना 40 दिए हुए 40 ग्राम। तो ध्यान से देख लो, इसका मास था 40 एटॉमिक मास, इसका 20। अब ये ग्राम ग्राम कट गया, ये यहाँ से कटा तो 5/2 ही रहने दो, इसको भी कट करो तो 5/4 ही रहने दो। अब इस दोनों में सिंपल वैल्यू कौन सा है? सिंपल का मीनिंग लेस वैल्यू कौन सा है? 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। अब 5 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो निश्चित रूप से क्या हुआ? सिंपल हुआ। हाँ, तो सिंपल हो गया ये, यानी लेस वैल्यू हुआ। इससे सबको डिवाइड करना है, वही सिखाए थे सिंपलेस्ट में। तो इससे भी डिवाइड करना है, तो 5/2 और डिवाइड करोगे इससे तो क्या आ जाएगा आपको? 4 ऊपर और नीचे 5, और ये भी आपको 5/4, देखो यहाँ 5/4 और डिवाइड उसी से करेंगे तो 4/5 यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? 5/4 और डिवाइड करेंगे 5/4 तो 4/5 आ जाएगा, पलट जाएगा। अब 5/2, अब 5/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे, ये और कट सर गया, यहाँ नंबर से ऑफ कटा कितना आया? 2 आया। सर नंबर ऑफ मोल्स में ग्राम ग्राम कट गया सर। हाँ, ये ग्राम ग्राम कटा हुआ है, और यहाँ जो कटा आपको तो ये कितना वैल्यू हुआ? 1 हुआ। तो देखो ए का क्या आ गया? इंपेरिकल फार्मूला कह सकते हो, सिंपलेस्ट फार्मूला कह सकते हो। ए का वैल्यू आ गया क्या? 2, और बी का कितना आ गया? 1। यहाँ देखो 2, ठीक है, और बी का कितना? 1। गेन हो गया। एक बार आ जाएगा तो ऐसे ही प्रॉब्लम देखोगे तुरंत बन जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं। तो प्रोसेस में है इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा। तो A to B क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें बस 1 मिनट के लिए और है, इसमें आपको ये सिखाते हैं कि कैसे हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं। ये जो परसेंटेज होता है ना, ये कैसे फाइंड करते हैं वो भी आज ही सीख लेना। तो चलो इसे इरेज करें। अब सेट में प्रॉब्लम मिलेगा। अब सेकेंड सेट बनाने के लिए आप कैपेबल हैं। सेकेंड सेट 2 सेट मिलेगा तो दोनों सेट बनाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप कर देंगे आप लोग को, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहां प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर जो नहीं होगा तो वो बनाएंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको इरेज करें। परसेंटेज हम लोग का एलिमेंट का ये कैसे निकलता वो सिखाते हैं, वो आ जाएगा तो आज का क्लास ये कंप्लीट। परसेंटेज देखो कैसे निकलता है। लिखेंगे, एक डाउन नोटेशन दीजिए, लिखिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। हेडिंग ये है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कोई कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज निकालना। ये सब जानते हो तुम, ऐसा बात नहीं जानते, बस मुझे थोड़ा सा दिखाना है। जैसे मान लो C6H12 O6 है, क्लियर है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा? इसका जितना मास इसमें है, क्लियर, इसका जितना मास इसमें है, इसका मास कितना है? 12 मल्टीपल 6, देखो ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये टोटल मास। तो टोटल मास कितना होता है इसका? 180 होता है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हो? यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर देते हो, जो वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन कर लेना। ये परसेंटेज ऑफ सी हो गया। फिर इसी तरह से हाइड्रोजन का निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ H क्या लिखेंगे बोलो? 12 है यहाँ, तो 12 इसका मास 1 है, और डिवाइड तो वही इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, पता ही है सबको, इसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 180। तो मॉलिक्यूलर मास जो इसका है उतना से डिवाइड कर दिए, जितना इसका इस कंपाउंड में मास था वो यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाए ये परसेंटेज हो गया। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है, तो क्या होगा? 16 होता है इसका मास मल्टीप्लाई 6 और डिवाइडेड बाय 180, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
वही आपको आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, जितना ये एटम है इसमें, तो इसका पार्टिकुलर मास फाइंड कर लेते हैं, इसका पार्टिकुलर मास फाइंड कर लेते हैं, इसका पार्टिकुलर मास फाइंड कर लेते हैं, इसी और टोटल से डिवाइड कर देते हैं, टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही परसेंटेज रहता है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है ये कैलकुलेट कर लोगे, बोलो परसेंटेज आ जाएगा। सबको जोड़ोगे, जितना आया इसका इसका इसका, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, बोलो आयुष। अभी बोलिएगा मिठी, यस सर। आया समझ में? अब सोडियम कार्बोनेट का निकालना है। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का परसेंटेज निकाल, कैसे निकालोगे? ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें सोडियम का परसेंटेज निकाल। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो इक्वल टू होता है 106। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कैसे निकालेंगे? 2 है, इसका मास कितना है 23। कार्बोनेट में भी वही हो जाएगा। बस एक एग्जांपल ये भी दे रहे थे, एक दो से देख लेंगे तो और अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम हम लोग ऐसे ही निकाले, इसका मास है 23, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई कर दिए 46, 106 टोटल मास है, डिवाइड कर दिए, यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। कैलकुलेशन छोड़ दिया, आप लोगों को कर लीजिएगा। यहाँ कार्बन का मास है, देखो यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ 12 मल्टीपल 1 वही रह गया, और 106 डिवाइड कर दिए, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन का देखें, तो यहाँ 16, यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 106 से डिवाइड कर दिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन डाटा है ये अलग से पढ़ाने का जरूरत नहीं। परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड में, ये आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो हो गया हम लोग का तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे आता है, नंबर ऑफ मोल, सिंपलेस्ट रेशियो, ये सब तो आपको आ ही गया कैलकुलेट करने के लिए। तो कोई भी प्रॉब्लम जब लिखा हुआ रहेगा तो कभी कभी बड़ा रहता है, किसी में H2O का देखिएगा, जो H2O का क्रिस्टल वगैरह रहता है, तो वो सभी प्रॉब्लम आपको टाइप है, वो टाइप में जो आपको बताएंगे वो देखिएगा। तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी आप सोच लेंगे यदि आप ये छोटा प्रॉब्लम करें, सोचने के लिए आपको आगे। एनीवे, तो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। सेट मिलेगा, मैंने बताया आपको, और जो भी है अब प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, थ्योरी पढ़ ही लिए हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम बनाएंगे। सेकेंड सेट, फर्स्ट सेट में भी देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है किसी को, सेकेंड और इसमें लगता है सेकेंड और थर्ड 2 सेट और मिलेगा, ठीक है। उसको बनाओगे या जितना बचेगा बोलना, ये शेयर करना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, या कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर इसको बनाएंगे। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आगे हम लोग पढ़ने वाले। क्लियर? अब PV = NRT, जो ये सेट का प्रॉब्लम रही। चलो ठीक है, इतना रहने